हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अप्रैल महीने का पहला सप्ताह बीत चुका है और इस दौरान जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वो सारे मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये है अप्रैल के फर्स्ट वीक की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यहाँ से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आपको ध्यान से और अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो शहरों के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है? तो आई होप आपने इसका आंसर कर दिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भोपाल की यात्रा पर गए हुए थे, यानी कि मध्य प्रदेश में। तो वहाँ से इन्होंने नई दिल्ली के लिए नई वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया है और ये पूरे भारत की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? भोपाल से लेकर के नई दिल्ली के बीच में। भोपाल में जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, वहीं से इसको रवाना किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। इनमें से कौन सा देश नेटो का 31वां सदस्य देश बन गया है? सबसे पहले आपको नेटो के बारे में बता दूं। नेटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक सैन्य गठबंधन है, यानी कि मिलिट्री अलायंस है। अगर इनमें से किसी भी एक कंट्री पर हमला होता है तो सारे कंट्रीज पर हमला माना जाता है। तो नाटो में अभी तक टोटल 30 मेंबर कंट्रीज थे, लेकिन हाल ही में एक नया ऐड हो चुका है और इस देश का नाम है फिनलैंड। जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो उसके बाद ही फिनलैंड ने इसके लिए अप्लाई किया था और अब फिनलैंड जो है वो नेटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। नाटो का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। यहीं पर यूरोपियन यूनियन का भी मुख्यालय है। फिर इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1 अप्रैल 2023 को किसने भारत के नौसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? यानी कि आपको बताना है कि भारत की जो इंडियन नेवी है उसके नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह जो हैं ये भारतीय नौसेना के नए वाइस चीफ बन गए हैं। हालांकि भारतीय नौसेना के प्रमुख का नाम पूछा जाए तो वो हैं एडमिरल आर हरि कुमार। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों पद याद रखने हैं। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एडमिरल आर हरि कुमार और भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन अवार्ड के बारे में है। यहाँ पर आपको बताना है कि ईथरनेट के आविष्कार के लिए निम्न में से किसने ट्यूरिंग अवार्ड 2022 जीता है? तो ट्यूरिंग अवार्ड जो होता है ये कंप्यूटर साइंस के अंदर दिया जाता है, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में, और इसको कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो साल 2022 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है एक अमेरिकी इंजीनियर को जिनका नाम है रॉबर्ट मैटकॉफ। रॉबर्ट मैटकॉफ जो हैं इन्होंने ईथरनेट का आविष्कार किया था, जो कि नेटवर्किंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके आविष्कार के लिए ही ट्यूरिंग अवार्ड 2022 इनको दिया गया है। तो विजेता का नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट मैटकॉफ। भारत और किस देश के बीच स्लिनेक्स 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो स्लिनेक्स नाम का जो अभ्यास होता है ये इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, इसका मतलब है श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में नौसेना अभ्यास होता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि श्रीलंका। और इस बार ये कहाँ पर हुआ है? इस बार ये भारत में नहीं हुआ है, ये श्रीलंका के अंदर ही जो कोलंबो शहर है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। तो स्लिनेक्स 2023 में आपको दो बातें याद रखनी है कि ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है और 2023 में इसका आयोजन कोलंबो शहर के अंदर किया गया है। 1 अप्रैल 2023 से शुरू की गई महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना में ब्याज दर क्या रहेगी? तो हाल ही में सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, एक बचत योजना है जिसका नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। और जैसा कि इसके नाम में लिखा है, इसके अंतर्गत जो महिलाएं हैं वो अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश कर सकती हैं, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक वो निवेश कर सकती हैं और इस पर उनको 7.5% का निश्चित ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7.5%। ये योजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में इस बार के बजट के अंदर भी अनाउंस किया गया था। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 1 अप्रैल को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की अधिसूचना जारी की है, यानी कि ये 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है।
इस योजना की जो वैधता है यानी कि जब तक ये लागू रहेगी वो है 31 मार्च 2025, यानी कि 2 साल के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। ये योजना देश भर के 1.59 लाख डाकघरों में उपलब्ध कराई गई है, यानी कि भारत के लगभग 1.6 लाख पोस्ट ऑफिस के जरिए ये योजना उपलब्ध कराई गई है। वहां पर जाकर के महिलाएं इसमें निवेश कर सकती हैं। फिर अगले पॉइंट में बताया गया है कि इसमें 7.5% की ब्याज राशि दी जाएगी। 2 साल के लिए ये योजना है और अधिकतम 2 लाख रुपए इसमें निवेश किए जा सकते हैं। इस योजना के बारे में सबसे पहले इस बार के केंद्रीय बजट के अंदर अनाउंस किया गया था वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो इस योजना के बारे में ये सारी बातें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कांगड़ा चाय जो है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है कांगड़ा नाम से, और यहीं पर ये चाय उगाई जाती है, जिसको हाल ही में यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। और ये जीआई टैग इसको यूरोपीय आयोग के द्वारा दिया गया है। जो यूरोपियन कमीशन है उसके द्वारा इसको ये प्रदान किया गया है यूरोपीय जीआई टैग। इससे जो ये कांगड़ा चाय है इसको यूरोपीय बाजार में भी एंटर करने में हेल्प मिलेगी। वैसे इस चाय को भारत का जो जीआई टैग है वो 2005 के अंदर ही दिया गया था। 1 अप्रैल 2023 को किसने विदेश व्यापार नीति 2023 की शुरुआत की है? तो हाल ही में भारत सरकार ने अपनी नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च की है, यानी कि आने वाले समय में भारत अलग दुनिया भर के जो कंट्रीज हैं उनके साथ किस तरीके से विदेशी व्यापार करेगा उसकी पॉलिसी हाल ही में लॉन्च की गई है। और इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को लॉन्च किया है भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। आपको बता दूं कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 लॉन्च की गई है इसको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 के स्थान पर लाया गया है। और इसमें एक टारगेट सेट किया गया है कि साल 2030 तक भारत का जो विदेशी निर्यात है, जो विदेशों में भारत निर्यात करता है, उसको $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना है। भारत का जो विदेशी निर्यात है उसको 2030 तक $2 ट्रिलियन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है इस विदेश व्यापार नीति 2023 में। हाल ही में किस मंत्रालय ने कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत की है? तो कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव जो है इसको शुरू किया है भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, तो उन्होंने ही इस पहल को शुरू किया है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत क्या होगा, टोटल 19 नियोक्ताओं का चयन किया गया है, यानी कि 19 एम्प्लॉयर्स का चयन किया गया है। और ये जो एम्प्लॉयर्स हैं ये क्या करेंगे, जो ग्रामीण युवा हैं उनको ये ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद इनको अपनी ही कंपनी में या फिर अपनी सहायक कंपनी में जॉब देंगे। तो इस तरीके से कैप्टिव रोजगार पहल को शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर कितने % रहेगी? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल 2023 से एक नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है, वित्त वर्ष 2023-24। तो इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, ये हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अनुमान दिया है। तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 6.3% विकास दर रहने वाली है। इसके अलावा भी आपको 2 और याद रखने हैं, जैसे कि एडीबी ने अनुमान दिया है, जो एशियाई विकास बैंक है उसका अनुमान है 6.4% रहने का। इसी तरीके से भारत का जो अपना केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई, उसका अनुमान है 6.5%। तो कम से कम आपको ये 3 याद रखने हैं, और जैसे अपडेट होगा आगे तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 3 हाल ही में संस्थाओं ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में अनुमान दिया है। वर्ल्ड बैंक ने 6.3%, एडीबी ने 6.4% और आरबीआई ने 6.5%। विश्व बैंक की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर है, और अभी के समय इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डेविड मालपास। हालांकि इन्होंने कहा है कि ये जून 2023 में अपना पद छोड़ देंगे, लेकिन अभी के लिए अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी मैं आपको बता रहा था वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एडीबी ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी में कितने % वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एशियाई विकास बैंक, तो इसने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान दिया है 6.4%। एडीबी की बात करें तो इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर है, और इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। श्रम मंत्रालय के अनुसार किस क्षेत्र में सर्वाधिक महिला कर्मचारी कार्यरत हैं? तो भारत की जो लेबर मिनिस्ट्री है यानी कि श्रम मंत्रालय, उसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिससे पता चलता है कि भारत में सबसे ज़्यादा महिला कर्मचारी अगर किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो वो क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा महिला कर्मचारी कार्यरत हैं।
इसमें 63% बताया गया है कि 63% जो महिलाएं हैं, महिला कर्मचारी, वो कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं इंडिया में। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र, और इसमें महिला कर्मचारियों का परसेंटेज है 11.2%। 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने स्कूल चलो अभियान 2023-24 का शुभारंभ किया है? तो भारत का जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश में हर साल स्कूल चलो अभियान का आयोजन किया जाता है और इस दौरान फोकस किया जाता है जो भी स्टूडेंट्स ने, जो जिन भी छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया है बीच में ही, उनको फिर से स्कूल में ले जाने का प्रयास किया जाता है। तो स्कूल चलो अभियान 2023-24 हाल ही में शुरू किया गया है यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने लखनऊ से इसको हाल ही में लॉन्च किया है। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस तैयार किया है? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है, हाल ही में इसने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि 30 सेकंड के अंदर ही दूध में किसी भी तरह की मिलावट हो उसका पता लगा सकता है और इसको आसानी से घरों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, इस तरीके से कोई भी इम्प्योरिटी इसमें हो तो उसको ये आसानी से पता लगा सकता है। हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ में शामिल होने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि सऊदी अरब। जो सऊदी अरब देश है, हालांकि ये इसका फुल मेंबर नहीं बनेगा एससीओ का, ये एक डायलॉग पार्टनर बनेगा, यानी कि संवाद भागीदार। तो इसी के लिए हाल ही में सऊदी अरब की रियाद कैबिनेट ने शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने की मंजूरी दी है। ये टॉपिक तब सामने आया था जब पिछले साल 2022 के एंड में जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, वो सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। तो अभी जो सऊदी अरब की कैबिनेट है उसने शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने की मंजूरी दे दी है। जो एससीओ है इसका मुख्यालय जो है वो चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर है और 2023 के अंदर भारत के पास इसकी अध्यक्षता है, यानी कि जो भी 2023 में मीटिंग्स होंगी एससीओ की, वो भारत की मेज़बानी में आयोजित की जाएंगी। फिर इसके बाद आपको बताना है कि फोर्ब्स की दुनिया के 25 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची 2023 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? तो हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के 25 सबसे जो रिचेस्ट पर्सन हैं उनकी लिस्ट निकाली है और इस लिस्ट में एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं वो हैं मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लिस्ट में जो मेन लोगों के नाम आपको याद रखने हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड, जिनकी नेटवर्थ है $211 बिलियन। दूसरे नंबर पर हैं एलोन मस्क, तीसरे पर हैं जेफ बेजोस। तो ये तो आपको टॉप 3 याद रखने हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। फिर भारतीयों की बात करें तो भारत की तरफ से सबसे पहले आते हैं मुकेश अंबानी, जिनकी ओवरऑल रैंकिंग में है 9वें स्थान पर। फिर 24वें नंबर पर टॉप 25 में आखिरी से दूसरे स्थान पर यानी कि 24वें नंबर पर हैं गौतम अडानी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं। हाल ही में समुद्री राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल के मोबाइल ऐप सागर सेतु का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत का जो नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल है जिसकी शुरुआत कुछ समय पहले की गई थी और इस पोर्टल का नाम था मरीन पोर्टल। तो अभी क्या हुआ है, इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है और इस मोबाइल ऐप को नाम दिया गया है सागर सेतु। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं। तो इसके जरिए भारत में जो भी समुद्री मार्ग से सामानों का आवागमन होता है उसकी रियल टाइम जानकारी इस एप्लीकेशन के ऊपर उपलब्ध कराई जाएगी। तो सागर सेतु नाम के इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। सर्बानंद सोनोवाल भारत के बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए कितनी धनराशि के समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो रसिया के साथ में वार के चलते आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और इसके लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने समर्थन पैकेज को मंजूरी दी है और ये इसमें $15.6 बिलियन जो हैं वो यूक्रेन को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर है $15.6 अरब। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की बात करें तो इसका मुख्यालय भी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के अंदर ही है। 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण कौन से स्थान पर किया है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब यह है कि इस रॉकेट को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए।
अभी जो PSLV, GSLV या फिर SSLV लॉन्च किए जाते हैं उनको एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि ये जो RLV बनाया गया है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसके नाम से ये स्पष्ट है कि इससे हम मल्टीपल टाइम्स सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसने इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का लैंडिंग टेस्ट किया है कि लैंडिंग के टाइम पर किस तरीके से ये लैंड करेगा, उसके बारे में टेस्ट किया गया। तो ये टेस्ट कहाँ पर हुआ, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जिसको इसरो ने बनाया है, इसको इस तरीके से हाल ही में इसका लैंडिंग परीक्षण किया गया है जो कि पूरी तरीके से सफल रहा है। एक चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए इसको 4.5 किलोमीटर की हाइट पर पहले ले जाया गया और फिर वहां से इसको छोड़ दिया गया। तब इसके बाद जब लैंडिंग टेस्ट किया गया तो ये पूरी तरीके से सफल रहा है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन सा बन गया है। तो यहाँ पर आपको अमेरिका के उस स्टेट का नाम बताना है जिसने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिसमें हिंदू फोबिया की निंदा की गई है। तो ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जॉर्जिया ने, जो कि अमेरिका का एक स्टेट है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हो गया है, यह किस खेल से संबंधित थे। तो सलीम दुरानी, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भारत के एक फेमस क्रिकेटर थे, इनकी हाल ही में डेथ हो गई है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि क्रिकेट। इसी तरीके से एक और क्रिकेटर थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, इनका नाम है सुधीर नाइक। तो इनके बारे में भी याद रखिए, ये भी क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने कब तक देश में 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि भारत का जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने साल 2018 के अंदर भारत के शहरों को कचरा मुक्त शहर घोषित करने के लिए एक स्टार रेटिंग प्रक्रिया शुरू की थी, जिसके तहत अधिकतम जो रेटिंग मिल सकती है किसी भी शहर को वो होती है 7 स्टार। हालांकि आज तक सिर्फ 7 स्टार के साथ में एक ही शहर को गार्बेज फ्री सिटी का स्टेटस मिला है और वो शहर है इंदौर। इंदौर 7 स्टार के साथ में गार्बेज फ्री सिटी का स्टेटस पाने वाला पहला शहर बना था और ये अभी के समय एकमात्र शहर भी है। फिर इसके बाद होता है 5 स्टार, फिर होता है 3 स्टार और उसके बाद होता है सिंगल स्टार। तो इसी में जो 3 स्टार के साथ में गार्बेज फ्री सिटी का स्टेटस दिलाना है 1000 शहरों को अक्टूबर 2024 तक। तो ये टारगेट सेट किया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के उद्योग मंडल एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी कि एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। इनसे पहले अध्यक्ष थे सुमन सिन्हा, लेकिन अब इनकी जगह पर एसोचैम का नया अध्यक्ष बना दिया गया है अजय सिंह को। मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC ने 5 अप्रैल 2023 को कितने भारतीय क्रिकेटरों को अपनी मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। तो मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब जो है ये काफ़ी पुराना क्रिकेट क्लब है और ये लंदन के अंदर बेस्ड है। तो लंदन के मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब ने हाल ही में 5 भारतीय क्रिकेटरों को अपनी लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है। तो 5 क्रिकेटर्स कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। इनमें एक तो हैं MS धोनी, दूसरे हैं सुरेश रैना, तीसरे हैं युवराज सिंह। फिर इसके अलावा 2 महिला क्रिकेटर्स को भी चुना गया है, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। तो ये वो 5 क्रिकेटर्स हैं जिनको मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब ने ऑलरेडी लाइफ मेंबरशिप दी है। हाल ही में किस देश के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक 3 से लेकर के 5 अप्रैल तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं भूटान कंट्री के नरेश यानी कि राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और ये हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हुए थे 3 से लेकर के 5 अप्रैल तक। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भूटान। भूटान भारत का पड़ोसी देश है और भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू। साथ ही यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है नगुल्ट्रम। 1 अप्रैल 2023 से RBI ने किस देश के साथ में भारतीय रुपए में व्यापार निपटान की अनुमति दे दी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मलेशिया। इस क्वेश्चन का बेसिकली मतलब यह है कि अब जब भी भारत और मलेशिया का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा
तो उस ट्रेड का सेटलमेंट जो है वो इंडियन रुपीस में भी किया जा सकता है। बाकी अन्य करेंसीज में तो किया ही जा सकता है, अब इंडियन रुपीस में भी उसको सेटल करने का ऑप्शन होगा। तो इसकी हाल ही में आरबीआई ने अनुमति दे दी है। जो हमारा आंसर है मलेशिया। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो मियामी ओपन जो है ये एक टेनिस का टूर्नामेंट होता है जो कि हर साल अमेरिका के अंदर आयोजित किया जाता है। तो 2023 में इसके पुरुष एकल का खिताब जीता है डेनियल मेडवेडेव ने। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें यहाँ पर उप विजेता हैं जेनिक शिनर, यानी कि डेनियल मेडवेडेव ने जेनिक शिनर को फाइनल में हराया था। हालांकि ज़्यादातर एग्जाम्स में विजेता का नाम ही पूछा जाता है। फिर इसी तरीके से महिला एकल का भी याद रखना है आपको। महिला एकल में जीता है पेट्रा क्वितोवा ने, जो कि चेक गणराज्य की है। 3 अप्रैल 2023 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का हीरक जयंती समारोह किस स्थान पर आयोजित किया गया है? हीरक जयंती का मतलब होता है डायमंड जुबली। तो जब भी किसी इवेंट को 60 साल पूरे होते हैं तो डायमंड जुबली यानी कि हीरक जयंती उसको बोला जाता है। और सीबीआई के हाल ही में 60 साल पूरे हुए हैं क्योंकि 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसी कारण से नई दिल्ली में इसका हीरक जयंती समारोह आयोजित किया गया था, जिसको पीएम नरेंद्र मोदी ने भी संबोधित किया। 30 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल तक संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन हाल ही में हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पीएम मोदी भोपाल की यात्रा पर गए हुए थे क्योंकि वहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को उन्होंने रवाना किया था। तो उसी दौरान इन्होंने भोपाल में जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन हुआ था तीनों सेनाओं का, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। ग्रीस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ग्रीस, जिसको यूनान भी कहा जाता है, तो यहाँ पर भारत के अगले राजदूत होंगे रुद्रेंद्र टंडन। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रीस की राजधानी एथेंस में ही पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे 1896 के अंदर। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए सुकन्या समृद्धि खातों पर ब्याज दर क्या रखी गई है? तो भारत में कुछ लघु बचत योजनाएं हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना है। तो इस तरह की जो लघु बचत योजनाएं हैं उन पर ब्याज दर क्या होगी, ये सरकार हर 3 महीने के लिए डिसाइड करती है। तो वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए हाल ही में ब्याज दर सेट की गई है। तो इसमें बढ़ाया गया है, पहले थी 7.6%, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आप बाकी की जो योजनाएं हैं उनके बारे में देख सकते हैं कि उसमें ब्याज दर क्या है। जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम जो है उसमें मैंने आपको बताया कि पहले था 7.6%, अब इसमें ब्याज मिलेगा 8%। इसी तरीके से किसान विकास पत्र जो होता है उसमें 7.2 से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम होता है उसमें 7.1 ही रखा गया है, अभी भी कोई चेंज नहीं किया गया है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 7% से बढ़ाकर 7.7% कर दिया गया है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है उसमें 8% से बढ़ा करके 8.2% कर दिया गया है। तो इसमें इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा का कौन सा संस्करण मनाया है? तो जो पोषण पखवाड़ा होता है ये पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत के महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हर साल मार्च महीने में आयोजित किया जाता है। तो इस बार ये 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक आयोजित किया गया और ये इसका 5वां संस्करण था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं लिखा है 5वां पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से 3 अप्रैल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे, वो 3 से 6 अप्रैल तक किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर थे? तो भारत के जो थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, वो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर गए हुए थे। जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारत का केंद्रीय बैंक है यानी कि आरबीआई, तो आरबीआई के अंदर एक मौद्रिक नीति समिति होती है जो कि हर 3 महीने में जो मौद्रिक दरें होती हैं उनको डिसाइड करता है। तो अभी आरबीआई की जो 6 सदस्यीय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने डिसाइड किया है कि जो रेपो दर है उसको बरकरार रखा जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो जो रेपो दर 6.5% थी उसको बरकरार रखा गया है।
इसी तरीके से जो अन्य रेट्स होती हैं उनको भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, बिल्कुल अपडेटेड हैं, इनको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। जैसे कि रेपो रेट है 6.5%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, बैंक रेट और एमएसएफ ये दोनों सेम हैं 6.75%। फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहने वाली है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर बता दिया था। आरबीआई का अनुमान है 6.5%। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। रेपो रेट भी इतनी ही है और 6.5% ही अनुमान व्यक्त किया गया है आरबीआई के द्वारा मौजूदा वित्त वर्ष के लिए। इनमें से किस देश ने जुलाई 2023 में आयोजित होने वाले वार्षिक बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। तो बैस्टिल डे जो उत्सव होता है ये फ्रांस का राष्ट्रीय उत्सव है और ये हर साल 14 जुलाई को आयोजित किया जाता है। इस दौरान जो परेड होती है उसमें शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टीबी राधाकृष्णन का निधन हो गया है। ये किस हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो टीबी राधाकृष्णन जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 हाईकोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीश थे। एक तो कलकत्ता हाईकोर्ट, दूसरा तेलंगाना हाईकोर्ट और तीसरा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। इन तीनों हाईकोर्ट्स के ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। यहाँ तक कि जो तेलंगाना हाईकोर्ट है इसकी जगह पर पहले हैदराबाद हाईकोर्ट था जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के लिए ही कंबाइंड हाईकोर्ट था। उसके भी ये मुख्य न्यायाधीश थे। बाद में फिर जब तेलंगाना हाईकोर्ट बना तो उसके ये मुख्य न्यायाधीश बन गए थे। 5 अप्रैल 2023 को किस उच्च न्यायालय ने अपनी प्लैटिनम जुबली मनाई। प्लैटिनम जुबली जब भी किसी इवेंट को 75 साल पूरे होते हैं तो उसको बोला जाता है। तो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसको 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसी कारण से हाल ही में इसका प्लैटिनम जुबली समारोह आयोजित किया गया था जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हिस्सा लिया है। जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है इसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 1948 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। हाल ही में नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन के अंतर्गत चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा करी है। तो जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि नासा जो है यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी उसका एक प्रोग्राम है आर्टेमिस प्रोग्राम, जिसके तहत इंसानों को फिर से चंद्रमा पर भेजा जाएगा। और इस आर्टेमिस प्रोग्राम के अंतर्गत 3 मिशन है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2 और आर्टेमिस 3। क्योंकि एक ही बार में इंसानों को वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा, पहले टेस्ट किया जाएगा फिर उसके बाद फाइनली आर्टेमिस 3 के अंतर्गत इंसानों को चंद्रमा पर उतारा जाएगा। आर्टेमिस 1 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था 2022 में ही। इसमें सिर्फ टेस्ट किया गया था, जो स्पेस क्राफ्ट भेजा जाना है जिसमें इंसानों को भेजा जाएगा उसका सिर्फ परीक्षण किया गया था और उस स्पेस क्राफ्ट को नाम भी दिया गया है ओरियन। तो ये भी याद रखिएगा, आगे चल करके इसी में अंतरिक्ष यात्री जो हैं वो चंद्रमा पर जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टेमिस 1 ऑलरेडी 2022 के अंदर लॉन्च किया जा चुका है। अब आर्टेमिस 2 जो है वो 2024 में लॉन्च किया जाएगा और इसमें जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो ओरियन नाम के स्पेस क्राफ्ट में होंगे। और ये जो ओरियन स्पेस क्राफ्ट है ये सिर्फ चंद्रमा का चक्कर लगा करके वापस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको चंद्रमा पर लैंड नहीं कराया जाएगा आर्टेमिस 2 में, लैंडिंग होगी आर्टेमिस 3 के अंदर जो कि फाइनल मिशन होगा। तो आर्टेमिस 2 के अंदर जो 4 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे इस ओरियन नाम के स्पेसक्राफ्ट में, उनकी हाल ही में घोषणा करी गई है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की अनाउंसमेंट की गई है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को जो कि चंद्रमा का चक्कर लगा करके वापस आएंगे और वो सभी यहाँ पर आपके सामने हैं। इनमें सिर्फ एक ही महिला। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक के इतिहास में ये पहली महिला होंगी जो कि चंद्रमा के इतने करीब जाएंगी, क्योंकि इससे पहले जब नासा ने अपोलो प्रोग्राम शुरू किया था तो उसमें किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर नहीं भेजा था। पहले मैं आपको इन सभी लोगों के नाम बताता हूँ, फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। तो एक तो है इसमें क्रिस्टीना कोच जो कि इसमें एकमात्र महिला है। फिर दूसरे हैं विक्टर ग्लोवर जो कि इसमें एकमात्र अश्वेत व्यक्ति हैं और इस तरीके से ये पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे जो कि चंद्रमा के इतने करीब जाएंगे। फिर तीसरे व्यक्ति हैं रीड वाइसमैन और चौथे व्यक्ति हैं जेरेमी हैंसन। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जो जेरेमी हैंसन हैं ये कनाडा से हैं। बाकी सभी जो अंतरिक्ष यात्री, बाकी अन्य 3 अंतरिक्ष यात्री हैं वो अमेरिका से हैं। सिर्फ जेरेमी हैंसन जो हैं वो कनाडा से हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। निम्न में से किस देश ने 3 अप्रैल को भारत मध्य एशिया के संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी की है।
तो भारत और सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं उनके संस्कृति मंत्रियों की पहली बार बैठक हुई है और इसकी मेज़बानी की है भारत ने। हालांकि ये बैठक वर्चुअली हुई थी, तो भारत के जो संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई। मध्य एशिया में टोटल 5 देश हैं, ये आपको याद रखना है। 3 अप्रैल 2023 को शंघाई सहयोग संगठन के संस्कृति मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो सेम इसी तरीके से शंघाई सहयोग संगठन के जो कंट्रीज हैं उनके संस्कृति मंत्रियों की बैठक हाल ही में हुई, जिसकी मेजबानी की भारत ने। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसकी भी अध्यक्षता भारत के संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने की है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 हाल ही में जारी की गई है और इसको जारी किया है टाटा ट्रस्ट ने। तो इस रिपोर्ट के अंदर 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक तो बड़े राज्यों की, दूसरी छोटे राज्यों की। तो बड़े राज्यों में न्याय दिलाने का मामले में जो नंबर 1 राज्य है वो है कर्नाटक, और इसी में सबसे आखिर में है यूपी। फिर इसके बाद छोटे राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 राज्य जो है वो है सिक्किम। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है कर्नाटक राज्य। आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़े राज्यों की संख्या टोटल यहाँ पर 18 है और इसमें टॉप किया है कर्नाटक ने। इसी में सबसे नीचे यानी कि 18वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। फिर दूसरी जो कैटेगरी है छोटे राज्यों की, उसमें टॉप किया है सिक्किम राज्य ने, यानी कि जो सिक्किम है वो छोटे राज्यों में न्याय दिलाने के मामले में सबसे ऊपर है। हाल ही में फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है सुधा शिव कुमार को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में यूपी सरकार ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर शिक्षकों की जो भर्ती होती है किसी भी स्तर पर हो, वो सिर्फ एक ही आयोग के जरिए की जाएगी, और वो नया आयोग लॉन्च किया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो ये वो कमीशन है जो कि यूपी के अंदर टीचर्स की भर्ती करेगा। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग स्तरों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग अलग बोर्ड और आयोग के द्वारा भर्ती की जाती थी, लेकिन अब एक ही आयोग बना दिया गया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। हाल ही में किस कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस जो है ये हैदराबाद के अंदर बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसने 3D प्रिंटिंग तकनीक के जरिए क्रायोजेनिक इंजन बनाया है, और इस इंजन का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। आपको बता दूं कि इस इंजन को नाम दिया गया है धवन 2। इससे पहले धवन 1 जो इंजन है उसको भी बनाया गया था, अभी धवन 2 का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में भारत को कितनी अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है? तो यूनाइटेड नेशन का एक इम्पॉर्टेंट आयोग है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, और इसके लिए भारत को 4 सालों के लिए चुना गया है। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में टोटल 6 अंग हैं, और उन्हीं में से एक है आर्थिक और सामाजिक परिषद, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर इसकी 3 इम्पोर्टेंट सब्सिडरी बॉडीज के अंदर मेंबर बनाया गया है भारत को, और ये 3 बॉडीज कौन कौन सी हैं? एक तो स्टैटिस्टिकल कमीशन यानी कि सांख्यिकी आयोग, दूसरा है कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स यानी कि मादक पदार्थों का जो आयोग है उसके लिए, और तीसरा है प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड ऑफ द ज्वाइंट यूएन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। तो जो UN एड्स है उसका भी मेंबर बनाया गया है भारत को। तो ये वो 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जिसके लिए भारत को एक मेंबर के रूप में हाल ही में चुना गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का विषय क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल 2023 को इस बार जो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है उसकी थीम रखी गई थी हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए स्वास्थ्य है। इसी के साथ देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स फर्स्ट वीक के। 1 अप्रैल को मनाया जाता है उत्कल दिवस, जो कि ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस होता है।
फिर 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म जो है ये एक मानसिक बीमारी होती है, तो इसके लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड ए न्यूरो इंक्लूसिव वर्ल्ड फॉर ऑल। फिर 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जिसकी थीम है अमृतकाल इन शिपिंग। तो ये भारत में मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को होता है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, जिसकी थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। फिर 7 अप्रैल को मोस्ट इम्पोर्टेंट विश्व स्वास्थ्य दिवस, जिसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। किस प्रसिद्ध संगीतकार को 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म अवार्ड्स प्रदान किए हैं, और उसमें जो मशहूर संगीतकार हैं MM कीरावानी, जो कि आप जानते हैं नाटू नाटू जो सॉन्ग है उसके भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डोपिंग टेस्ट में फेल होने के चलते हाल ही में किस भारतीय वेटलिफ्टर को 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो भारत की एक मशहूर भारोत्तोलक हैं संजीता चालू, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं, लेकिन हाल ही में इनको डोपिंग उल्लंघन के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के बनारसी पान को भौगोलिक संकेतक टैग यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? तो आपको बता दूं कि हाल ही में भारत की जो GI टैग रजिस्ट्री है उसने 33 प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया है, और उसमें से यूपी के टोटल 10 प्रोडक्ट शामिल हैं। उसमें अकेले यूपी के 10 उत्पादों को GI टैग दिया गया है, और उनमें से एक है बनारसी पान। तो उत्तर प्रदेश के बनारस का जो पान है उसको GI टैग दिया गया है, सो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 33 प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग दिया गया है मार्च महीने में, तो उनमें से यूपी के 10 हैं जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें बनारस का पान, बनारस का लंगड़ा आम, इसके अलावा रामनगर का भांटा जिसको बैगन बोलते हैं, इसके अलावा आदम चीनी चावल, प्रतापगढ़ का आंवला, हाथरस की हींग, इसके अलावा अलीगढ़ का ताला, बखीरा ब्रासपेयर, बांदा सजर पत्थर क्राफ्ट, इसके अलावा नगीना वुड क्राफ्ट। तो ये सभी यूपी के प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग हाल ही में दिया गया है। फिर इसी तरीके से तमिलनाडु के 11 प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है, सबसे ज़्यादा यहीं से हैं, इनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर जम्मू कश्मीर के 8 उत्पादों को GI टैग दिया गया है। इसमें जैसे बासोहली पेंटिंग जो है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी GI टैग दिया गया है। फिर इसके अलावा कुछ अन्य स्टेट्स हैं, 4 अलग अलग राज्य हैं इंडिविजुअल स्टेट्स, यहाँ के एक एक प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है। जैसे कि मध्य प्रदेश के रीवा सुंदरजा मैंगो को GI टैग दिया गया है। फिर बिहार से यहाँ के मरचा चावल को GI टैग दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है, और लद्दाख के लद्दाख शिंगकोस वुड कार्विंग को GI टैग दिया गया है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि किस राज्य के मिर्चा चावल को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बिहार, क्योंकि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के अंदर मिर्चा चावल की खेती की जाती है, जिसको हाल ही में GI टैग दिया गया है। निम्न में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बासोहली पेंटिंग्स को GI टैग दिया गया है? तो बासोहली पेंटिंग्स जो हैं ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं, सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के अंदर बासोहली पेंटिंग्स की जाती हैं, जिनको हाल ही में GI टैग दिया गया है। इनमें से किस राज्य की सरकार ने CM दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसी तरीके से अब पंजाब राज्य के अंदर CM दी योगशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत पंजाब राज्य के अंदर जो लोग हैं वो योगा टीचर्स की फ्री में सुविधाएं ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब। हाल ही में जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, इसी तरीके से जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दोनों लोगों ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में फार्मूला में रेस हुई है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसका खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है मैक्स वर्स्टापन ने, जिसने 2022 के अंदर सबसे ज़्यादा रेस जीती थी और 2022 के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023 में अभी तक 3 फार्मूला वन रेस हुई हैं, जिसमें से 2 को मैक्स वर्स्टापन ने जीता है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। बाकी एक अन्य रेस हुई थी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है सर्जियो परेज ने। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में खड़े होने वाली पहली महिला ऑन फील्ड अंपायर कौन बनी है? तो पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में ऑन फील्ड अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी है किम कॉटन, और ये किस देश से हैं? ये हैं न्यूजीलैंड की।
यहाँ पर आपको बता दूं, हाल ही में जिस मैच के दौरान इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है वो मैच हुआ था न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में। और ये दोनों जो कंट्री हैं ये आईसीसी के फुल मेंबर कंट्रीज हैं। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल प्राप्त किया है? तो पोलैंड कंट्री का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, और ये हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पोलैंड के राष्ट्रपति हैं आंद्रेस डूडा, इन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो इस तरीके से ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर आपके लिए दो क्वेश्चंस हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 2022 का ट्यूरिंग अवार्ड किसको दिया गया है, और दूसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग दिया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।